नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का संविधान समझे के आज के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी संविधान दिवस पर और संविधान की विशेषताओं पर चर्चा किया था। साथियों, आप सभी को पता है कि संविधान की जब भी बात होती है तो अंबेडकर जी का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि संविधान की संरचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज अंबेडकर जी का 130वां जन्मदिन है और आज इसी उपलक्ष्य में हम उनके जीवन पर विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हमारे साथ विष्णु जी जुड़ रहे हैं जो अंबेडकर जी के जीवन पर विस्तार रूप से हमारे साथ चर्चा करेंगे। विष्णु जी पिछले 14 सालों से अन्य मुद्दों पर समाज कार्य कर रहे हैं और साथ ही पिछले 7 सालों से संविधान से जुड़े हुए मुद्दों की पैरवी कर रहे हैं। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। हमारे बीच आप जब जुड़े हुए हैं तो अंबेडकर जी के बारे में आपके विचार क्या हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू पिंकी, आज की चर्चा में शामिल करने के लिए। अंबेडकर एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे। वे कानूनों के जानकार थे, एक फिलोसोफर थे और अर्थशास्त्री थे। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। विष्णु जी, अंबेडकर जी के बारे में सभी को पता है कि वह दलित हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है संविधान को बनाने में। उनकी छवि हमेशा से एक पुस्तक धारक और आरक्षण के अनुयायी के रूप में ज़्यादा रही है। इसी छवि के पीछे जब हम उनके पिछले सालों में जाए तो एक छोटा भीम, पारिवारिक भीम की क्या जिंदगी रही, उस बारे में हमें थोड़ा बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके पिताजी अंग्रेजी शासन में सूबेदार थे। अंबेडकर जी बचपन से ही पढ़ने में बड़े होशियार थे, जिससे कारण हमेशा उनकी तारीफ हुआ करती थी। उनके पिताजी में काफ़ी गर्व करते थे। उनके पिताजी चाहते थे कि अंबेडकर बड़ा होकर कुछ अच्छा काम करे। अंबेडकर जी की शादी 13 वर्ष की उम्र में ही रमाबाई से हो गई थी और जल्दी ही उनके 4 बच्चे हो गए थे, लेकिन उस दौरान भी वो अपनी पढ़ाई करते रहे। विष्णु जी, अंबेडकर जी के जीवन में पढ़ाई इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा? अंबेडकर जी के लिए पढ़ाई हमेशा महत्वपूर्ण रही है। उनके पारिवारिक जीवन के साथ भी वो हमेशा पढ़ाई करते थे। उनके पिताजी चाहते थे कि वो पढ़ाई करके अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करे। अंबेडकर जी ने अपने बचपन में अस्पृश्यता झेली थी और उनका ये दर्द हमेशा उनके साथ था। उनका सपना था कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए काम करूँगा, और इसी उनके विज़न ने उन्हें हमेशा पढ़ाई करने के लिए उनको प्रेरित किया। अच्छा, ये बताइए उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की? मुंबई से अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बीए किया, उन्होंने एमए किया, उन्होंने लॉ की डिग्री की और साथ में उन्होंने 2 शोध किए हैं। उन्होंने 2 डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। विष्णु जी, उस समय में एक दलित व्यक्ति के लिए इतनी सारी पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल का कार्य रहा होगा, बहुत सी चुनौतियां भी रही होंगी। वो क्या क्या चुनौतियां थी? अंबेडकर जी एक सामान्य परिवार से थे। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था उनका परिवार। उन्होंने जैसे जैसे बीए तक की पढ़ाई तो की थी, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने 2 स्कॉलरशिप प्राप्त की थी अलग अलग जगह से। उस स्कॉलरशिप के बल पर वो पढ़ाई कर रहे थे। जब वो लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान उन्हें काम करना पड़ता था, और साथ ही चूँकि उनके पारिवारिक जीवन शुरू हो गया था, उनके बच्चे हो गए थे, घर पर रमाबाई थी, उनको छोड़कर वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के अलावा वो काम करते थे, जो पैसा बचता था वो पैसा अपने घर भेजते थे वो। तो ये सब चुनौतियों का सामना वो कर रहे थे। उनके बच्चे बीमार हुए, उनकी डेथ भी हो गई। पिताजी बीमार हुए, पिताजी की डेथ हो गई। ये सारे संघर्ष थे जिनको वो साथ में लेके चल रहे थे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। जब हम अंबेडकर जी के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, आपने बताया कि अस्पृश्यता को उन्होंने बहुत ही गहराई से महसूस किया और वही कारण है कि उन्होंने पढ़ना भी शुरू किया। साथ में हम ये भी पढ़ते हैं उनके बारे में कि उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार के कार्य भी किए। वो कौन कौन से कार्य थे जो दलितों के लिए खास तौर पे उन्होंने कार्य किए? अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अंबेडकर जी भारत लौटे। उन्होंने भारत में वकालत शुरू की। वकालत के साथ साथ ही वो अस्पृश्यता को अंत करने के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने दलितों को इकट्ठा किया, उनको संगठित किया, जगह जगह पर आम सभाएं की और लोगों को अवेयर किया कि वो अस्पृश्यता वाले जो काम है उसको छोड़ दें। जो मरा हुआ जानवर है उसको उठाने का काम बंद करें। जो मरे हुए जानवर का मांस खाने की प्रथा है
उसको बंद कर दे। उन्होंने दलितों को कहा कि वे संघर्ष करें, शिक्षित बने, संगठित रहें। ये सारा काम उन्होंने लगातार किया और बड़ी संख्या में दलित उनके फॉलोअर्स बने। सभी लोग सार्वजनिक स्थानों से पानी पी सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से दलितों को पानी पीने की मनाही थी। अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने योजना बनाई कि सारे दलित इकट्ठा होकर सार्वजनिक जलाशय में जाकर एक साथ पानी पिएंगे। उन्होंने 1927 में एक महासभा की और जिसमें हजारों की संख्या में दलित इकट्ठे हुए और उन्होंने मुंबई का एक जलाशय है, वहाँ जाकर सार्वजनिक रूप से सब लोगों ने साथ पानी पिया। इन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। इस पूरे घटनाक्रम से अस्पृश्यता के खिलाफ काफ़ी मजबूती मिली और दलितों को काफ़ी मजबूत किया इस आंदोलन ने। विष्णु जी, गांधी जी भी लोगों के हित में कार्य कर रहे थे और अंबेडकर जी भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या अंबेडकर जी ने कर दिया जिसकी वजह से गांधी जी अनशन पर बैठे थे और वो खत्म कैसे हुआ अनशन? देखिए, हमेशा से ये गांधी जी और अंबेडकर जी के विचार आपस में नहीं मिलते रहे हैं और वे हमेशा वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। 1918 के आसपास काफ़ी सारे ऐसी पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक वर्ग थे जिन्होंने अंग्रेजों से स्पेशल राइट्स की मांग करना शुरू कर दी थी। अंग्रेजों ने उन्हें अलग से राइट तो नहीं दिए, लेकिन उनके लिए स्पेशल इलेक्टोरल सिस्टम की व्यवस्था उन्होंने की थी। जैसे लगभग 18 मजहब और जातियां थी। 1931 के आसपास अंबेडकर जी ने भी दलितों के लिए स्पेशल इलेक्टोरल प्रोसेस की मांग अंग्रेजों से की थी। अंग्रेजी सिस्टम देने के लिए तैयार थे, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था हो। वो नहीं चाहते कि दलित और हिंदुओं में कुछ अलग से बंटवारा हो और उन्होंने इसका विरोध किया। अंबेडकर जी ये मांग ना करे, इसलिए वो आमरण अनशन पर बैठ गए। लंबे समय तक अनशन पर रहे, जिसका विरोध अंबेडकर जी को सहना पड़ा। जितने भी गांधी जी के फॉलोअर्स थे उन्होंने काफ़ी अंबेडकर का विरोध किया। इवन उनको देशद्रोही तक करार दिया गया। अंततः अंबेडकर जी को गांधी जी की बात माननी पड़ी और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना में एक समझौता हुआ। इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है और इसके बाद ही गांधी जी ने अपना अनशन खत्म किया। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे अंबेडकर जी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत ही योगदान भरा हुआ कार्य किया। वो कौन से ऐसे मुख्य कार्य रहे उनके जिन्होंने संविधान को, हमारे देश के संविधान को मजबूत किया और आज भी उसका असर दिखाई देता है? तो वैसे तो अंबेडकर जी पूरे संविधान के निर्माण में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी उनको संविधान सभा ने दी है, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे भी बहुत थे, बहुत उन्हें जानकारी भी थी और हर जगह पर उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे लगता है नागरिकों के क्या मौलिक अधिकार हों, इस पर उनका काफ़ी गहरा अध्ययन था और इस पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाली है। खास करके अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, महिलाओं के लिए संविधान सभा में वो आरक्षण पर अड़ गए थे कि आरक्षण होना चाहिए। एक बार ऐसे हुआ कि काफ़ी सारे संविधान सभा के लोग थे जो उसका विरोध भी कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर एक बार हम लोगों ने आरक्षण दे दिया तो ये बीमारी लग जाएगी और ये लगातार बाद में भी लोग आरक्षण की मांग करते रहेंगे। तो वो चाहते थे कि अंबेडकर जी आरक्षण की बात ना करें। ऐसा भी हुआ और शायद इसीलिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। हाँ, एक अंबेडकर जी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं रहूँगा संविधान सभा में तो आरक्षण होगा, आप तभी आरक्षण हटा सकते हो जब मैं संविधान सभा से हट जाऊँ। और उन्होंने इस बात के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन बाद में सरदार पटेल ने उन्हें मनाया, उन्हें तैयार किया और उनका इस्तीफा अस्वीकार किया और फिर से वो संविधान सभा में काम करने लगे। तो इस तरह उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार उन्हें दिए हैं। विष्णु जी, बाद में अंबेडकर जी ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। वो हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे, ऐसा क्यों हुआ था? कानून मंत्री रहते हुए वो महिलाओं की समानता पर आधारित एक बिल लेके आए थे, सॉरी। और वो बिल था कि धर्म के अंदर किस तरह की असमानता है जो महिलाओं की समानता के खिलाफ है। इस पर उन्होंने एक बिल लेके आए थे, लेकिन
कुछ धर्म के लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। अंततः सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। इससे आहत होकर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा। और बाद में अपने जीवन के अंत में अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, ऐसा क्यों हुआ था? ये सही है पिंकी कि अंबेडकर जी पूरे जीवन भर हिंदू धर्म में रहे, लेकिन अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में काफ़ी असमानताएं हैं, अस्पृश्यताएं हैं, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर लोगों के साथ न्याय, समानता और करुणा का व्यवहार होता है। इसलिए वे 14 दिसंबर 1956 में लगभग अपने 3,80,000 फॉलोअर्स के साथ में उन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन किया। विष्णु जी, आज की चर्चा को समाप्त करने का समय हो रहा है। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि अंबेडकर के जीवन में कुछ मुख्य नारे रहे थे जिनका उन्होंने बहुत ही अच्छे से उपयोग किया था लोगों को संगठित करने में और उनके उद्धार के लिए। किसी एक नारे के बारे में आप हमें बताएं प्लीज़। अंबेडकर जी का मानना था कि पिछड़े वर्गों का तभी उद्धार हो सकता है जब वे शिक्षा प्राप्त करें, संगठित रहें और संघर्ष करें। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है और बहुत फेमस हुआ। वो है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा है और मुझे लगता है कि आज भी ये नारा हम जन जन तक पहुंचाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और धन्यवाद विष्णु जी आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ जुड़कर इतनी रोचक बातें करने के लिए और हमें इतनी सारी नई जानकारियाँ देने के लिए। पिंकी, आपको भी थैंक यू इस चर्चा में शामिल करने के लिए। जी धन्यवाद साथियों, आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए। और ये छोटी छोटी जो चर्चाएं हो रही हैं इनका मुख्य उद्देश्य है कि संविधान से जुड़ी हुई बातें होती रहे, संविधान से जुड़े हुए लोगों की चर्चाएं होती रहे और हम इस मुद्दे से हमेशा जुड़े रहें और अपनी समझ को बनाते रहें और लोगों तक इस समझ को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेंगे। नमस्कार।